बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। नाज़रीन, गंदम ने जो हमारे किसान भाइयों का बुरा हाल किया हुआ है और जो आगे अब फसल लगाने की सख्त नहीं है, तो हमारे किसान भाई कुछ ज़रा मोहतात हो गए हैं। उनको एक ऐसी फसल की ज़रूरत है जो कैश वाली फसल हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी या मोहताजी ना हो और वो एक्सपोर्टेबल भी हो और पाकिस्तान के अंदर भी अगर उसको बेचना चाहें तो उसकी कीमत अच्छी हो। तो उसमें एक फसल है जिसकी आजकल धड़ाधड़ काश्त जारी है और वो है तिल और या तिली। तो ये आज का प्रोग्राम जो है वो इसके बारे में है। और आज के मेरे मेहमान साइंसदान नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल फार्मर हैं जो 2019 से तिलों की काश्त कर रहे हैं और कामयाबी के साथ काश्त कर रहे हैं। इनका नाम है जनाब मलक उमर दराज साहब। कस्सोवाल से इनका ताल्लुक़ है। 65 एकड़ रकबे के ऊपर ये मुख्तलिफ़ फसलें काश्त करते हैं और तिल की जब फसल आती है उसमें भी ये बेहतरीन पैदावार लेने की भरपूर कोशिश करते हैं। इससे पहले इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो पंजाब पुलिस के एक बड़े ओहदे पर थी, लेकिन अब ये इस वक्त इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्त किया हुआ है ज़राअत के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ जनाब मलक उमर दराज साहब को। मलक साहब, आपने वक्त निकाला किसानों की भलाई के लिए, अपने तजर्बों को शेयर करने के लिए, जिनसे हमारे किसान जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें और फ़ी एकड़ पैदावार उनकी तिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो मैं आपको जी आयन कहते कहते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेहतरीन तिल की काश्त का टाइम का जो है पीरियड वो कौन सा है, किस तारीख से किस तारीख तक आपके तजर्बे में ये बात आई है कि अगर इस दौरान लगाई जाए तो तिल की पैदावार बेहतरीन होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, बड़ी मेहरबानी हाफिज़ वसी साहब। तो ये मेरे लिए बाइस शरफ है कि आज मुझे ये वसी टीवी के ज़रिए एक आम किसानों को ये अपनी खिदमत करने का मौका मुयस्सर आया। ये आपने सवाल पूछा है सर, तिल की वक़्त काश्त, इसका सबसे बेस्ट टाइम जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड शुदा है, तो ये इसका टाइम तकरीबन 15 जून इस इससे शुरू होता है और 15 जुलाई तक इसका टाइम है। लेकिन अक्सर इलाका जात में और मैं खुद ये गन्नम के बाद ये तिल को काश्त करता हूँ और अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बेहतरीन प्रोडक्शन देता है। ये जो गैर रवायती हमारे तरीका जात है, जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के अलावा हम खुद अपने मेथड के ज़रिए ये गंदम के बाद काट कर देते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो गंदम की ज़मीन होती है उसमें काफ़ी अरसे से पानी नहीं लगा होता, तो उसमें एक तो वो ज़मीन बहुत खुशक होती है और उसमें अगर आप काश्त करना चाहेंगे तिल, तो सबसे पहले उसको फुल पानी से भरा जाए उस प्लाट को। तो इस वजह से उसकी जो ज़मीन की तह तक वो पानी जाता है, तो इस वजह से वो ज़मीन ठंडी हो जाती है। तो इसको आप वक्तर आने पर इस गंदम के बाग भी काश्त कर सकते हैं। तो ये इसका टाइमिंग जो है ये अप्रैल से 15 जुलाई तक ये बेस्ट टाइम है। आप इस टाइम में किसी भी वक्त ये तेल काट कर सके। इसका मतलब ये है मलक साहब कि 15 जून से 15 जुलाई अब ये वक्त है हमारे पास कि ये बेस्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट बताती है और आपके तजर्बे में भी है।
اور ویسے اگر آپ چاہیں جو گندم کے بعد کاشت کرنی ہو وہ آپ نے طریقہ بتا دیا ہے. اب چونکہ وقت نکل چکا ہے اور ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر جو 15 جون سے 15 جولائی والا جو وقفہ ہے، یہ اس دوران کی کاشت کی ہم بات کر رہے ہیں. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ پولیس میں بھی رہے ہیں اور پولیس والوں کی نگاہیں ہمیشہ دائیں بائیں بھی رہتی ہیں، کھلی رہتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کو. یہ مجھے بتائیے گا کہ مختلف ورائٹیز مارکیٹ میں مل رہی ہیں، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے اپنے کسان بھائیوں کو کہ یہ ورائٹیز اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو پرابلمس اس میں نہیں آئیں گے، اور یہ ورائٹیز لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرابلمس کم آئیں گے اور پیداوار بھی زیادہ ہوگی. یہ تاریخ میں ورائٹیز کا یہ کسان کی جو سوچ ہے یا کسان جو سمجھتا ہے وہ کچھ اور سمجھتا ہے، اور جو اصل یہ ورائٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اصل ورائٹیز بتائی جاتی ہیں تو وہ اور ہیں. اس میں ایک پرابلم ہے، جو یہ ہمارا علاقہ ہے کسوال کی چوتنی کا، ادھر جو کسان سادہ لو ہیں یہ جو شاخدار ورائٹی ہے اس کو تلی بولتے ہیں. تو وہ جب شاپ پر جاتے ہیں تو وہ یہی مانگتے ہیں ہمیں تلی کا سیڈ دیں، تو اس کو تلی کا نام یہ کسان کی جو آواز ہے اس کے ساتھ یہ تلی کا نام یہ بولا جاتا ہے. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے یا یہ ادارے جو تیار کرتے ہیں سیڈ، ان کی بتائے ہوئے یہ طریقے ہیں، جو شاخدار ورائٹیز ہیں ان کو تل بولا جاتا ہے، اور جو سٹک نما ورائٹیز ہیں ان کو تلی بولا جاتا ہے. جیسے یہ تل کے زمرے میں آتے ہیں TS5، TS3، نایاب پرل، نایاب ملیریم اور تل 2018، تو یہ تل کے زمرے میں آتے ہیں. اور TH06 اور ایک نئی ورائٹی جو ایوب ریسرچ والوں نے یہ لانچ کی ہے، یہ غالباً دوسرا سال ہے اس کا، ابھی اس کا سیڈ بہت کم ہے. تو یہ انمول یہ بھی اسی کی شاخ ہے، جیسے یہ TH06 ہے تو یہ سٹیک نما ہوتا ہے، اس کے دونوں ہر طرف سے یہ پھلی جو ہے اس کے ساتھ پھول کے بعد لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور اخیر تک یہ تقریباً قد اس کا 8 سے 10 فٹ تک جاتا ہے. اس میں یہ دو ورائٹیز پائی جاتی ہیں، شاخدار اور سٹیک نما. شاخدار کو تل بولتے ہیں اور سٹیک نما کو تلی. جزاک اللہ، یہ آپ نے تو بڑی اچھے طریقے سے اس کو بتا دیا ہے کہ تل اور تلی میں کیا فرق ہے، اور وہ بتایا آپ نے کہ ایک جھاڑی دار ہے اور ایک سٹک نما ہے. میں آپ سے کسانوں کی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جو آپ نے فصل لگائی ہے وہ کون کون سی ورائٹیز لگائی تھیں اور کن ورائٹیز سے آپ بہت مطمئن تھے؟ یہ سر پچھلے سال میں نے TS3 کی ورائٹی، یہ ایوب ریسرچ ادارے کے حافظ صاحب بن مصطفیٰ، یہ آئل سیڈ کے انچارج ہے، یہ میں نے ان سے ورائٹی یہ منگوائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی میری بڑی اچھی پروڈکشن ہوئی. میں یہ میتھڈ اس کا پسند کرتا ہوں، یہ پلانٹر کے ذریعے اس کو 2 فٹ کے فاصلے پر کیرا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ تقریباً 4 سے 5 انچ اس کے پودے ہو جاتے ہیں تو اس کو 6 انچ یا 7 انچ کے فاصلے پر اس کی چھدرائی کر دی جاتی ہے. تو اس طرح یہ 6-7 انچ کے فاصلے پر جب پودا ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی طرح گروتھ کرتا ہے. تو یہ تقریباً 30 سے 35 دن کے بعد یہ فلاورنگ پر آ جاتی ہے. اس کی سب سے کیئر یہ ہے کہ اس میں جڑی بوٹی کی صفائی ہونی چاہیے، تاکہ زمین کی جو طاقت ہے یا ہم کوئی بھی فرٹیلائزر اس میں ڈالتے ہیں تو وہ پودا، اور جب زمین صاف ہوگی تو وہ تب طاقت وہ پودا کھینچے گا، نہیں تو یہ جڑی بوٹی کھا جائے گی. ملک صاحب، آپ مجھے انتریامی آدمی لگتے ہیں، نجومی.
मैं आपसे 2 सवाल पूछने वाला था। एक सवाल ये था कि इसकी जड़ी-बूटियों को कैसे साफ़ करना है, वो कौन-सी दवाई है, जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं? और दूसरा मैंने ये पूछना था कि इसकी फर्टिलाइज़र रेज़ीम जो है, कि आप नीचे क्या डालते हैं, बाद में क्या डालते हैं, वो मेरे फार्मर्स को आप बताएँ। ये सर डिपेंड करता है कि जिस आप ज़मीन में ये काट कर रहे हैं, उसकी साब्ता कौन-सी फसल थी। मसलन आपकी जो साब्ता फसल थी मसलन गन्नम, उसमें आपने 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल की थी। तो ये जो फसल है ये बहुत हसास है, इसको थोड़ी मिकदार में खुराक अगर दी जाए तो फिर भी ये अपना पूरा काम कर जाती है। तो इसके लिए जो इब्तदाई फर्टिलाइज़र है, तो वो साब का डीएपी जो हमने डाली होती है गन्नम को, तो मेरे हिसाब के मुताबिक वो इसके लिए बेस्ट है। इसके लिए और डीएपी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बेस्ट इसका तरीका यही है कि इसको आप पहले बिजाई कर दें, चाहे सट्टा पर, चाहे इसको प्लांटर के ज़रिए बेड पर, तो इसमें इब्तदाई फर्टिलाइज़र नहीं डालनी चाहिए। तो इसमें जो रिकमेंडेशन ये इदारों की है या मुख्तलिफ यूट्यूबर बलक साहब, यूट्यूबर को भी छोड़ दें, अदारों को भी छोड़ दें। मुझे आपकी बात बड़ी प्यारी लग रही है। मैं एक फार्मर की ज़बान से फार्मर को पैगाम देना चाहता हूँ। आप जो कुछ करते रहें, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप वो बताएँ। मेरा तरीका यही है कि मैं इसकी साबका फसल को देखता हूँ। अब मैंने अब मैंने जो काश्त की है, आप देखें उसके पीछे जो क्रॉप्स थी आपकी, उसमें कनोला था या गंदम थी या कोई और फसल थी। तो आप उसकी जो साबका फसल थी, जो आपने फर्टिलाइज़र डीएपी उसमें डाली है, आप उसको मद्देनज़र रख कर इसमें अगर उसमें थोड़ी डाली है साबका क्रॉप्स में, तो फिर आप इसमें आधी बोरी फीड के साथ वो उसके प्लांटर के ऊपर टापा होता है, उसमें अगर आप आधी बोरी डीएपी वो अगर टेढ़ा कर दें, तो ये 1 बोरी का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पौधा ये पौधे का सीड जाएगा, सीड जहाँ टेढ़ा होगा, उसके 2 इंची नीचे ये डीएपी गिर जाएगी। तो जितनी उस पौधे को ज़रूरत होगी, वो अपनी पूरी उम्र में वो डीएपी हासिल करता रहेगा। इब्तदाई फर्टिलाइज़र इसको इतनी बड़ी है। देखिए, आपने बहुत प्यारे तरीके से समझाया है कि अगर मैंने पिछली फसल के अंदर बहुत ज़्यादा डीएपी इस्तेमाल की है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लेफ्ट ओवर है, मौजूद है वहाँ पर, वो आपकी इस फसल के लिए आपको कोई और डीएपी देने की ज़रूरत नहीं है, फॉस्फेटिक खाद। अच्छा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पिछली फसल में कम हाथ को जो है वो हल्का रखा है, तो फिर आप आधी बोरी डीएपी इसके बीज के साथ ड्रिल के ज़रिए ही आप मतलब है लगा दें। अब मुझे आप सर ज़रा आगे बताइएगा कि उसके बाद ये फसल आ गई है, अब ये फसल की जड़ी-बूटियों को आप कैसे आप खुद कंट्रोल करते रहें? ये सर जड़ी-बूटी का कंट्रोल करने का तरीका ये है कि इसका जो केरा किया जाता है, वो खुशक ज़मीन में किया जाता है। तो इसके तरीके मुख्तलिफ हैं, छट्टा के ज़रिए भी काश्त होती है, लेकिन मैंने आज तक ये छट्टा के ज़रिए काश्त नहीं की, कि मैं ये मैड पानी काश्त करता हूँ। तो क्योंकि छट्टा का मुझे तजर्बा मेरे पास नहीं है, तो ये मैड का मैं आपको बताता हूँ। तो मैड के ज़रिए जब इसको खुशक ज़मीन में आप केरा कर देंगे, तो उस पर आप जब पानी लगाएँगे, तो पानी लगाने के तकरीबन 24 घंटे के अंदर-अंदर आप उसमें पेंडिमेथालिन ये 600 से 700 एमएल इसमें फौरी तौर पर वो उसका स्प्रे कर दें। तकरीबन 50% इससे कंट्रोल होता है, 100% नहीं होता। जड़ी-बूटी ये ऐसी होती हैं
जो इसको नहीं मानती थी पहली मैथिलीन को, वो निकल आती हैं। अगला प्रोसेस इस जड़ी बूटी का ये है कि जब ये हो जाएं तो इनको होने दें। जब वो पौधा आपका 1 फुट तक चला जाएगा तो आप ये जो स्प्रे करने वाला आपका नुमाइंदा है उसको कहें कि आप जो इसकी नोजल है उसके आगे ये छोटे-छोटे बॉक्स मिल जाते हैं, डब्बे, जो ये स्प्रे वाली दुकान पे बआसानी मुयस्सर आ जाते हैं। तो उसको अ, जो बच्चा आपका स्प्रे करता है, उसको कहें इसकी नोजल के आगे वो डब्बा लगा दें और आप राउंड अप स्प्रे है ये जड़ी बूटी साड़ने वाला, वो आप ले लें। वो उसकी कीमत ये मायर कंपनी का है। तो उस की मिकदार आप ऐसे रखें 200 ml रख दें एक टैंकी में। मलिक साहब ने बड़ा प्यारा कहा है कि देखिए पहले मैंने 24 घंटे के अंदर पानी लगाने के बाद मैंने पेंडी मैथिलीन का स्प्रे करना है। आपका तजर्बा 50% जड़ी बूटियों का है, मेरा तजर्बा 70% जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देता है। मैं आपकी, चूँकि आपको मैंने बुलाया है और आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ। और आपने दूसरी बात ये बताई है कि 1 फुट इसको ऊपर चढ़ लेने दें, और जब 1 फुट चला जाए तो उसके बाद वो जो कप वाली जो नोज़ल है, उसके साथ जो जो दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं, वो राउंड अप जो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, वो उसको टेक ओवर करेगी और आपकी फसल महफूज रहेगी। अब मुझे आप ये बताइएगा कि फर्टिलाइज़र के अंदर आपका यूरिया आप कब डालेंगे? वो डीएपी की तो आपने क्लियर कर दिया। अब ये आप फर्टिलाइज़र की तरफ आ जाएँ, इसके बाद आप क्या करते हैं? ये सर जब आप इसकी छिद्राई कर देंगे, जब ये टेरे से 7 इंची पौधा हो जाएगा, तो आगे जब इसका पीरियड आ जाता है तकरीबन 35 दिन बाद ये फ्लावरिंग पर आ जाता है। जब इसकी 50% या 30% फ्लावरिंग शुरू हो जाए, तो उस वक़्त जो पानी आप इसको देंगे, उसमें आप 10 किलो यूरिया और 2 किलो सल्फर, सल्फर अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ये एफएमसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये प्यूमालेक्स, ये 2 किलो का पैकेट होता है। तो ये किलो का पैकेट और 10 किलो यूरिया, इसको मैं ड्रम में, ये ड्रम के ज़रिए उस पानी में फ्लड कर देता हूँ। फर्टिगेट करके। ये फर्टिलाइज़र जो है मुकम्मल है। ठीक। इसको और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। यही इसकी फर्टिलाइज़र मुकम्मल है। अच्छा, जी अपने मलिक साहब, ये एक आपने नाम सुना होगा सुरगाब का। ये एक बायोस्टिमुलेंट है और हमारे बेशुमार दोस्तों ने ख़ास तौर पर ये सरगोदा और झंग के एरिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया है 35 दिन के बाद और 50 दिन के बाद, और उसने इसकी पैदावार को बूस्ट किया है। अब हम आगे चलते हैं कि आपके नज़दीक 10 किलोग्राम यूरिया और 2 किलोग्राम सल्फ़र अगर आप इसको फर्टिगेट करेंगे, तो ये बिल्कुल काफ़ी है। उसके बाद कोई और चीज़ देने की, खाद वाली चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। एम आई राइट? अच्छा, अब ये बताइएगा कि आम तौर पर इसके ऊपर कीड़ों का अटैक और किसी फंगस का अटैक, ये किस वक़्त होता है? सर जो इंतहाई नाज़ुक हसास पौधा है, जब ये कुर्रा अर्ज़ फाड़ कर निकलता है, तो के जो पत्ते, ये जब 2 से 4 पत्तों में आ जाए, क्योंकि साहब जो हमारी फसल अक्सर गंदम होती है या और कोई फसलात होती हैं, तो उस ये जो ज़मीन में सुंडियाँ और ये कीड़े मकोड़े साहब जो उसकी होती हैं, वो मौजूद होती हैं। तो जब ये निकलता है पौधा, इस पर फौरी हमला हो जाता है। ये 1 साल में तो देखा गया, जब ये लोग काश्त करके जब ये इसको देखते थे, हमारा जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो इसमें देखा गया ये पूरे का पूरा प्लाट वो सुंडियाँ खा जाती थी और सिर्फ एक छोटा-सा उसका तना रह जाता था।
तो इससे साबित हुआ भाई ये पौधा निकलते ही इस पर हमला शुरू हो जाता है। तो सबसे बेस्ट उसका तरीका ये है, बिजाई से जब ये 3-4 दिन में पौधा निकल आता है, उसके 1 हफ्ता बाद इसको फौरी तौर पर ये स्प्रे करना चाहिए, एमामेक्टिन और ल्यूफारान। ये एमामेक्टिन और ल्यूफारान ये अच्छी किस्म, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मैं ये ल्यूफारान, ये सिंजेंटा कंपनी का मैच एक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका ये मैंने रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है। मैं एक्चुअली करता हूँ, वो एक पैकेट आते हैं, वो मुख्तलिफ कंपनी के आते हैं जो 5% होते हैं, तो वो पैकेट खुशक पाउडर में होता है। मैं उस पैकेट को और इस मैच को मिक्स करके उस पर स्प्रे करता हूँ, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये इसका पहला स्प्रे होता है और इसी स्प्रे को 10 से 15 दिन बाद ये दोबारा रिपीट किया जाता है, तो ये सुंडी का, इब्तदाई सुंडी का कंट्रोल हो जाता है। और जब ये पौधा मुकम्मल तैयार हो जाता है, इस पर ये सफेद मक्खी का भी हमला होता है, तो ये रस चूसने वाले कीड़े इस पर आते हैं, ये सफेद तेला, ये वाइट फ्लाई, इसको कंट्रोल करने के लिए ये उमीदा क्लोप्रिड, ये एक दवाई है बहुत अच्छी, ये किसी भी कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाजमी, ये 1 से 2 स्प्रे करने चाहिए। मलिक साहब, ये जो दूसरे वाला जो है जिसमें सफ़ेद मक्खी है, तेला है, ये ये तकरीबन 35 से 40 दिन के दरमियान में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, या इससे पहले या बाद में? ये सर जुलाई की जब बारिशें होती हैं, तो ये उसमें आप देख लें भाई आपने जिस टाइम पे काट किया है, तो ये ज़्यादातर उन बारिशों के बाद ये इनका हमला ज़्यादा होता है। तो अगर ये बरकरार रहें, इनको आप कंट्रोल ना करें, तो ये फसल जब आपकी तैयार होती है, उसके करीब ये ऊपर एक मुख्तलिफ पौधों पर गुलदस्ते बन जाते हैं। इसका मुझे नहीं पता वो कौन सी बीमारी है, लेकिन वो बीमारी यही जो तेला और ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, जब ये उस एक पौधे पर, बीमारी वाले पर बैठकर दूसरे पौधों पर बैठते हैं, तो प्लाट का प्लाट वो गुलदस्ते ही नजर आते हैं, उन पर कोई फल नहीं लगता। तो अगर ये आपको वो गुलदस्ता नुमा ये नजर आए कई पौधे, तो उनका तरीका ये है, उनको फौरी उखाड़ कर कहीं दूर जमीन में दबा देना चाहिए, तो इसका ये बेस्ट तरीका है, तो वो बीमारी कंट्रोल हो जाती है, वो आगे नहीं फैलती। बुनियादी बात तो मलिक साहब आपने बताई है कि अगर आप वाइट फ्लाई को और तेले वगैरह को कंट्रोल कर लें और बर वक्त आप स्प्रे कर लें, तो फिर वो गुच्छा-नुमा बीमारी नहीं आएगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपको इक्का-दुक्का नज़र आती है, तो फ़ौरी तौर पर उन पौधों को उखाड़ कर आप किसी और जगह पर जाकर ज़मीन में दफ़न कर दें। ऐसे ही आपने फरमाया? बिल्कुल इसी तरह का। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा, बहुत लोग बर्बाद हुए पिछले साल बारिशों की ज़्यादती की वजह से, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इसके तिल की तैयारी का टाइम था, तिल मौजूद था। वो अगर खुदा ना ख़ास्ता इस मरतबा इस किस्म की कैफ़ियत आए, तो उसका तोड़ क्या है? ये तो सर मौसमी हालात, ये आम किसान और हमारे बस की बात नहीं है। तो इसमें जब ये हम कटाई करते हैं, तो हार्वेस्टिंग, जब ये पौधे खड़े रहते हैं और उन पर बारिश आ जाए, तो उसका नुकसान वो फल को नहीं होता। जब इन इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी कटाई की जाती है, तो इसके जो गुत्थे, हम वो लेबर जो हमारी इसको इकट्ठा करके बांधती है, वो बहुत बड़े बर्दाश्त देते हैं। उनके अंदर काफ़ी वो ज़्यादा तादाद में उसकी गुत्थे की वो हो जाती है। जब उसको खड़ा करते हैं, तो उसकी हवा बिल्कुल
बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उसकी हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये या बारिशें उस पर होती हैं, वो इंतहाई स्याही माइल उसका रंग हो जाता है। वो फल जो बैरूनी फल होता है उसकी रंगत भी खराब हो जाती है, और जो अंदरूनी फल होता है तो वो एक हीट नुमा अंदर से निकलती है, तो वो भी गल जाता है, खराब हो जाता है। तो ये है उसका नुकसान। इसका बेस्ट तरीका ये है, उन गुट्ठों को ये 4 इंची फैलाव से ज्यादा नहीं बांधना चाहिए, छोटे छोटे बनाने चाहिए, और ऐसे रखना चाहिए। उसका जो कुप्पा बनाते हैं, लेबर को हदायत करनी चाहिए उसमें सुराख हो, कि हवा का गुजर हो उसमें से। जब हवा का गुजर होगा, एक तो वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, और उसमें ये टाइमिंग थोड़ी लगेगी। 1 हफ्ते में गालबन वो हमारी फसल हार्वेस्टिंग थ्रेशर के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी में बंद करके रख देते हैं, वो फिर खुशक ड्राई नहीं होते, और उसको लॉन्ग पीरियड पर रखना पड़ता है। तो ये इसलिए वो बारिशें उस पर हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के टाइम का उस वक़्त नहीं पता होता। मलक साहब, अल्लाह ताला आपको मक्का और मदीना शरीफ की ज़ियारत करवाए। आपने ये मसला हल कर दिया है। एक तो आपने बताया है कि जो बेड पे लगेगा, अगर एक्स्ट्रा बारिश होगी तो पानी बाहर निकल जाएगा, आपकी फसल महफूज रहेगी। दूसरा आपने ये बताया है कि जितनी ये पुलियाँ छोटी-छोटी बनेंगी, वो हवा का जो दाखिल होना है, वो तिलों को काला नहीं होने देगा, फलियों को काला नहीं होने देगा, और आपकी फल महफूज रहेगी और नुकसान कम से कम होगा। और इसकी हार्वेस्टिंग का जो तरीका है सर, आपने आखिरी सवाल कर दिया। ये रह गया था हार्वेस्टिंग का। इसकी जब हार्वेस्टिंग करके हम कुप्पे लगा देते हैं, तो ये कुप्पों को उनके जो फल की जो होती है, उनके अगला सिरा वो खुल जाते हैं। अगर मार थोड़ी सी हवा आए तो वो गिर जाते हैं, जिससे ये कि नुकसान कर बैठते हैं, उनका सीड जो है तिल का वो गिर जाता है। मेरा ये मशवरा है, आप पहले थोड़ा सा खर्चा करें। जहाँ पर आपने कुप्पे रखने हैं, तो और उस जगह पर आप कोई शापर, ये शापर बाजार से मिल जाते हैं, ये ज्यादा क्वांटिटी में आप लें, उनकी कटाई करके आप एक लाइन में ये बिछाते जाएं, और उसके ऊपर वो कुप्पे जोड़ते जाएं, तो जो भी आपका सीड गिरेगा वो उस शापर के ऊपर गिरेगा, वो जाया नहीं होगा। एक तो वो सीड को बचाने का ये तरीका है। दूसरा, जब हार्वेस्ट करेंगे तो इसको आप चाहे 3 दफा ये मजदूर से छड़ी के साथ वो एक एक गुट्ठे को पकड़कर छड़ी मारते हैं, और उससे मुकम्मल सीड निकल जाता है। एक बार भी यही अमल करें, दूसरी बार भी करें, तीसरी बार भी करें। ये अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि उस तेल को जो लेबर कास्ट होती है इससे डरते हैं, थ्रेशर से निकलवा देते हैं। थ्रेशर वाले वो लूट कर उस ताजा किसान को ले जाते हैं। वो थ्रेशर की जो चलाने की स्पीड है उसको तेज रखते हैं, और उस तूरी में काफी तिल हमारा चला जाता है। तो ये किसान खुश होते हैं कि ये तूरी ले गए और सीड हमें दे गए। ये वो माफिया है थ्रेशर वाले, जो ये हीरा इंसान किसान जो तैयार करता है उसको ये लूट कर ले जाते हैं। तो फिर किसान उस वक्त पीटता है, मेरा तो 2 मन निकला एकड़ से, मेरा तो 3 मन एकड़ से निकला। तो ये जो थ्रेशर वाले हैं, वो तूड़ी अपने वो स्टॉक पर ले जाते हैं, वहां पर इसको लो थ्रेशर पर चलाकर वो उस तूड़ी से जो हमारा वो सीड गया हुआ होता है उसको वो निकाल कर वो कमाई करते हैं। ये आम किसान को बतानी चाहिए बात। तो ये मुझे इस प्लेटफार्म के जरिए आपके किसानों की खिदमत करने का मौका मिला। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मलक उमर दराज साहब का, कि उन्होंने वो कड़ी हुई बातें
جو ان پر جسے کہتے ہیں جگ بیتی نہیں ہڈ بیتی آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تل کی پیداوار آپ زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے لے سکتے ہیں۔ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس یوٹیوب چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسان کو کسان کے تجربات سے روشناس کروایا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کروایا جائے، اور یہی ہماری سلامتی کا راستہ ہے، زیادہ پیداوار لینے کا راستہ ہے، خوشحالی کا راستہ ہے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔